मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे चाहे वह काम की सफलता हो या एजुकेशन की सफलता हो, पढ़ाई लिखाई का मामला हो या खेल कूद का मामला हो, या जीवन में कोई परेशानी आ गया उसका हल निकालना हो, या हमको अपने आदतों को बदलने का मामला हो। हम बहुत सी चीज़ों में हम अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं, जैसे जागना, सोना, कुछ वस्तु खाना, कुछ चीज़ें पीना, ड्रग्स लेना, ड्रिंक लेना, और दोस्तों से गप्पेबाजी मारना, या अपने बाबत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आदतें अवांछित तत्व घुस आते हैं। जैसे कई बार काम करने का मन नहीं होना, सोते रहना और सारा काम पेंडिंग छोड़ देना, फिर झुंझलाना, गुस्सा होना, अनावश्यक चीज़ों पर अपना दिमाग ख़राब करना, या फिर हमको मेमोरी लॉस हो जाना, याद नहीं आना, समय के साथ हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते। एक घर में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर में यदि एक व्यक्ति का लाइफ असफल है तो वो पूरे 3 मेंबर को प्रभावित करेगा। तीनों मेंबर सफल है लेकिन एक मेंबर असफल है तो वो एक मेंबर भी सारी उसकी सफलताओं पर कहीं न कहीं उसका एक रोड़ा बन जाता है। तो पूरे घर की समृद्धि, पूरे घर की शांति और पूरे घर की मौज मस्ती और पूरे घर का आनंद, पूरे घर का प्रेम, यानी जब हम पूरा बोलते हैं तो पूरा घर मतलब उसका एक एक मेंबर्स, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पौधे हो इत्यादि। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा बायोलॉजिकल घड़ी और हमारा जैव तत्व घड़ी और हमारा हैबिट्स की घड़ी, 3 घड़ियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। 3 वॉच, 3 काल है, समय है और घड़ी है। तो इसको हमारे हिंदी में पल और घड़ी के नाम से जाना जाता है। तो नाम कुछ भी हो उसको हम लॉजिक समझ लेते हैं, हम दैनिक जीवन में उसका व्यवहार समझ लेते हैं। जो तत्व हमारे 1 घंटे में जितना ज़्यादा होगा हम उसी तत्व की प्रतिनिधि करेंगे, यानी मेरे जीवन में वही ज़्यादा परिलक्षित होगा, वही गुण मेरे जीवन में दिखाई देगा। मेरे हर काम में वही गुण मुझको या तो सपोर्ट करेगा या तो मुझको संघर्ष में डाल देगा। मान लीजिए मुझको खुश होना है, पर उस समय मेरे जो जैविक तत्व है खुशी का नहीं है, पृथ्वी का है, तो मैं खुश नहीं हो सकता। मुझे अभी प्रार्थना करनी है, मुझे ईश्वर के साथ में जुड़ना है, मुझे भी मेडिटेशन करना है, लेकिन उस समय मेरे जैविक तत्व यदि आकाश तत्व नहीं है तो मैं ठीक से ध्यान नहीं कर पाऊंगा, मेरा ध्यान काम होगा नहीं, मेरा फोकस काम पर होगा नहीं, मुझे बहुत मेहनत मुशक्क़त करना पड़ेगा। तो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, पूरी दुनिया कहती है, आप भी जानते हो, सब कोई जानता है। मैं नहीं जानता था, मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता था मित्र। मैं मैट्रिक क्लास में जब था तो ऐसा किसी से सुना तो मैंने कहा भाई 5 तत्व तो ठीक है, पर हमको मालूम कैसा होगा कि हम 5 तत्व से बने हैं और ये 5 तत्व हमारे लाइफ में करता क्या है। हमारे बुजुर्गों ने कई बार हमारे शरीर को बड़ा गाली देता है। क्या कह देता है? 5 तत्व यह अधम शरीरा। भाई क्यों है यह अधम शरीरा? अधम है ही नहीं, ये तो धर्म शरीर है। उत्पत्ति भी हमारा धर्म से हुआ है। 2 व्यक्ति का जिस्म मिला, 2 व्यक्ति अपने आप को समर्पित किए और एक आपका शुक्राणु और एक अंडाणु मिले, दोनों मिलकर के अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, दोनों ने अपने को एक किया। अपने को जब एक किया तब हमारी भ्रूण बना और हम उत्पत्ति हुई। तो मित्रों हमारा शरीर एक तो अधम नहीं है, भले इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे यह शरीर पाप शरीर है, हमारे यह शरीर अधम शरीर है। इसका निर्माण हुआ है इस जो भी पृथ्वी को कायम रखने के लिए जो चीज़ें जरूरी है उन चीज़ों से मिलकर के हमारा निर्माण हुआ है। तब मैं जब मैट्रिक क्लास में था तो किसी ने कहा, तो मैंने पढ़ा कि 5 तत्व यह अधम शरीर था, तो मेरा तो बड़ा दिमाग घूम गया और मैं सोचने लगा कि शरीर अधम क्यों हो गया। फिर शरीर के बाबत मैंने जानना शुरू किया, जब चीज़ों को मैंने पढ़ना शुरू किया कि वाह यह है क्या शरीर। अब आत्मा तो मन, आत्मा दिमाग तो बात की बात है मित्रों, पहले तो हम शरीर को ही जान लें। ऐसा सोच करके मैंने अपना पूरा का पूरा गर्मी का 2 महीने का छुट्टी, 3 महीने का छुट्टी मैंने अपना पूरा का पूरा व्यतीत कर दिया। अध्ययन करने लगा कि शरीर है क्या। शरीर विज्ञान को जब देखा तो मेरी भौचक्की उड़ गई। बाप रे, इतने लाखों न्यूरॉन्स, अरबों मात्रा में तन मात्राएँ, अरबों संख्याओं में कोशिकाएं जो हमारे संग्रह करती है। कितना जटिल मैथमेटिक्स है, कितना जटिल कंप्यूटर से ज़्यादा हमारा ब्रेन के अंदर में ठुसी पड़ी है चीज़ें। हमारा किडनी में अरबों संख्याओं में, अरबों किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी हुई है, एक छोटी सी
सेम की बीज जितना बड़ा किडनी में, और कितनी बड़ी चमत्कार कर देता है। सारे चीज़ों को अलग अलग छान देता है, उसके अलग अलग वेराइटीज़ कर देते हैं, रक्त मांस मज्जा बना देता है और हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाता है। हम शरीर को देखते हैं, किडनी को नहीं देखते। शरीर को देखते हैं, आँख को नहीं देखते। शरीर को देखते हैं, जठराग्नि को नहीं देखते। शरीर को देखते हैं, फेफड़ा को नहीं देखते। शरीर को देखते हैं, हार्ट को नहीं देखते। शरीर को देखते हैं, पर ब्रेन के अंदर काम करने वाली उस पूरी के पूरी एक मंत्रालय को नहीं देखते हैं। वो प्रधानमंत्री मंत्रालय से भी ज़्यादा पेचीदा है हमारा जो मस्तिष्क होता है। तो मैं तो भौचक्का रह गया, आश्चर्य से भर गया कि शरीर इतनी काबिल है। फिर शरीर इतनी काबिल है तो इसको मुख्य रूप से इसके कौन इसके मंत्री हैं? आखिर इसका मंत्रालय में एक प्रधानमंत्री है। मान लीजिए मेरा मस्तिष्क प्रधानमंत्री है, तो उसको बताया गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो प्रधानमंत्री है। अच्छा, मतलब मास्टर ग्रंथि है वो एक प्रधानमंत्री का रोल अपनाते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री को भी प्रभावित करता होगा कोई ना कोई व्यक्ति। जी हाँ, तो इस प्रधानमंत्री के ऊपर में और कौन था? तो राष्ट्रपति था। अच्छा, राष्ट्रपति है तो ये राष्ट्रपति कौन है? तो ये हमारे गले की कंठ है, जहाँ हमारा थायराइड ग्रंथि होता है। ये मास्टर के भी मास्टर हैं, मतलब मास्टर ग्रंथि हमारा आज्ञा चक्र के पास, दोनों भाव के ऊपर में, जहाँ हम एक बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, सम्मान देते हैं, जहाँ स्पर्श करते हैं तो हमारा जो पूरा ऊर्जा जो है एक सीधी लाइन में आ जाता है। और ये एक ऐसा एक पॉइंट है मित्रों, जहाँ आप उसको स्पर्श कर दो, कुछ समय के लिए दबा दो, छोड़ दो, दबा दो, छोड़ दो, जब वो कंपन होता है तो पूरी शरीर की एनर्जी फ्लो होने लगता है, एक दिशा में आने लगती है। सब अपना अपना काम को दुरुस्त करने लगता है। इमरजेंसी आ जाता है उनके लाइफ में, अंदर में। अब ये सारी चीज़ जानने के लिए तो मैं बहुत थोड़ा सा पागलपन आ गया दिमाग में। बाप रे, इतनी बड़ी बायोलॉजिकल साइंस है हमारे शरीर का। फिर मालूम हुआ कि ये 5 मंत्रालय है इसके हमारे शरीर में। ये 5 मंत्रालय का अपना अपना ड्यूटी है, अपना अपना कार्यप्रणाली है, अपना अपना कोष है। तो एक मंत्रालय हो गया जल का, जल भारी मात्रा में चाहिए शरीर को, तो जल मंत्रालय का ड्यूटी बहुत ज़्यादा शरीर को क्या करें। फिर पृथ्वी तत्व आ गया, तब जो पृथ्वी है वो पृथ्वी तत्व, सीधी सी बात है, यानी जितने वैरायटी पृथ्वी के अंदर में गुण है, जिन तत्वों से पृथ्वी मेरा बना है वो पृथ्वी तत्व। इन तत्वों का बैलेंस बनाने के लिए, उनमें क्रिया प्रतिक्रिया कराने के लिए ताप चाहिए। तो ताप के लिए फिर अग्नि तत्व आ गया, तीसरा विभाग। वो पूरे शरीर को एक निश्चित ताप क्रम में देते रहता है। किडनी को कितना ताप चाहिए, आंख को कितनी ताप चाहिए, फेफड़ा को कितनी ताप चाहिए, और ग्लैंड्स को कितनी ताप चाहिए, उंगली को कितनी ताप चाहिए, घुटने को कितनी ताप चाहिए, कमर को कितनी ताप चाहिए, हड्डी को कितनी ताप चाहिए, मांस मज्जा को कितनी ताप चाहिए, ब्लड को कितनी ताप चाहिए, आँख को कितनी ताप चाहिए, नाक को कितनी ताप चाहिए, ब्रेन को कितनी ताप चाहिए। अलग अलग ब्रेन के 1 लाख हिस्से हैं, उस 1 लाख हिस्से में अलग अलग गर्मी की ज़रूरत है। अरे बाप रे, तो फिर ये अग्नि तत्व, फिर मंत्रालय, ये मंत्रालय हो गया जिसको हम तत्व बोलते हैं। फिर इसको लाने और ले जाने वाला का कौन होगा, इसका वाहन कौन करेगा, इसका सफ़र करने वाला कौन होगा। आगे से चलने के लिए एक एनर्जी पथ की ज़रूरत पड़ा, एक एनर्जी पथ की ज़रूरत पड़ा, जहाँ से सारी एनर्जी को निर्बाध रूप से दौड़ाई जा सके और कम समय में ज़्यादा गति से दौड़ाई जा सके, किसी चीज़ की आवश्यकता ही ना हो और हम निर्बाध गति से पहुँचे। ऊर्जा का स्वरूप है, ऊर्जा को ले जाने वाला एक माध्यम की जरूरत है। तो वायु का विभाग आया, कहा कि आपका भी रोल इस शरीर में रहेगा। अब अंत में आया कि सारे जितने भी विभाग हैं, इस विभाग को विश्राम की भी ज़रूरत है, मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है और बदलाव की भी ज़रूरत है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और समय कहता है मैं रुकूंगा नहीं, मैं लगातार चलूँगा। जीवन कहता है मुझे ठहरना भाता नहीं है, मुझे लगातार चलना है, मुझे परिवर्तन होना है। आप बाहर से परिवर्तन हो या मत हो, आपका मन परिवर्तित हो या ना हो, आपका जीवन परिवर्तित हो या ना हो, लेकिन मैं तो 24 घंटे मेरे भीतर में निर्माण भी होगा, ध्वंस भी होगा, और मल का निष्कासन भी होगा, और नए चीज़ों का निर्माण सृजन भी होता रहेगा। इस बीच में अब यदि आप सब संतुलन बना के चलते हो तो फिर आपका शरीर बेहतरी ढंग से काम करेगा। और जब शरीर या जब सारे मंत्रालय जब शानदार काम करेंगे, तो फिर हमारा जो प्रधानमंत्री है, मतलब आज्ञा चक्र है, जो मास्टर ग्रंथि है, वो फिर शानदार रूप से मजबूत बन के उभरेगा। सारी शक्ति उनके साथ होगा, जल सेना, थल सेना, वायु सेना और पैदल सारे, और उसके आकाश मार्ग, सब के सब हुए। फिर आकाश मार्ग को, आकाश तत्व को
फिर हावी हुआ कि देखो भाई, हर जगह एक गैप की ज़रूरत है, हर जगह एक व्यूअर की ज़रूरत है, हर जगह एक होल की ज़रूरत है, हर जगह एक ब्लैक होल की ज़रूरत है, हर जगह में कहीं हर कुछ गाँव में एक हमको स्पेस चाहिए। स्पेस मतलब आकाश चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। तो छोटी से छोटी, माइक्रो से माइक्रो, जो हमारी आँख से नहीं दिखने वाली, लाख गुना करके भी देखे जा सकने में सक्षम नहीं, ऐसे ऐसे हमारे शरीर के अंदर में जीवाणु है, विषाणु है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। कोशिकाओं के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, हमारे ग्रे मैटर के पार्ट्स हैं, हमारे ब्लड के अलग अलग हिस्से हैं, कितने चीज़ें हैं। आप जब देखोगे ना, इस विज्ञान को समझोगे, तो एक दिमाग में हो जाएगा मेरा, अरे नॉलेज कितना कमज़ोर है यार, मैं कितना कम जानता हूँ। मित्रों, इन सबको चलाने के लिए 5 तत्व की, जिसको कहा गया हमारे भारतीय ऋषियों ने 5 तत्व। अब होता क्या है, जिसके शरीर में या जिसके जीवन में जिस घंटे जो तत्व ज़्यादा समय तक प्रभावी होता है, वह उसी मात्रा में पास या फैल हो जाता है, वह उसी मात्रा में सुख या दुख को प्राप्त करता है, वह उसी मात्रा में वह बेचैनी और चैन को प्राप्त करता है, वह उसी मात्रा में क्रोध या शांति को प्राप्त करता है, वह उसी मात्रा में भक्ति या शक्ति को प्राप्त करता है। मतलब इन मंत्रालयों का जितना ज़्यादा वर्चस्व रहेगा, ये हर घंटा, ऐसा नहीं कि 24 घंटा में ये लग रहा है, इनका 4 घंटा बटा हुआ है, अलग है। 4 घंटा तो प्रबलता में रहेंगे, वो 3 घंटा तो उसका स्पेशली बना हुआ है, 1 घंटा विलोपित का बना हुआ है। लेकिन प्रत्येक घंटा सबको और मौका मिलता है कि भैया अपना अपना विभाग का भी मॉनिटरिंग करते रहो। अब इसको तत्व कह दिया गया। 100 साल पहले की जो ऋषियों ने गणना किया था, मैं उस बाबत आपको बता रहा हूँ। आज उसमें और कई चीज़ें बदल चुका है। मसलन आज से 500 साल पहले हमारे चरक ऋषि ने जब घोषणा किया कि हमारे शरीर में अभी वर्तमान में कौन सा तत्व कितना समय हमारे समय हावी रहता है, तो 1 घंटे का उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। 1 घंटा को बताया और उसको फिर हम 3 घंटा में बदले और अलग अलग समय में उसको बदलते गए, 24 घंटा का गुणा भाग हो गया। तो मित्रों, वो 1 घंटे में बताया कि आज से 500 साल पहले की बात है कि 20 मिनट यानी सर्वाधिक समय, 1 घंटा में 20 मिनट पृथ्वी तत्व का हमारे जीवन में प्रभाव रहता है। खान पान में, रहन सहन में, काम करने में। अब पृथ्वी तत्व मतलब भारी हो गया, हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उस पर स्थायी हो जाते हैं। पृथ्वी जड़ का प्रतीक है, वो जड़ता आती है उसमें, आलस्य आता है उसमें, काम हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और कम फलदायी होगा। हम उस समय थोड़ा सा जड़ का जो गुण है कि स्थायी रहो भैया, ज़्यादा इधर उधर मत करो। तो प्रत्येक घंटा 20 मिनट वो जड़ तत्व हमारे जीवन में हावी हो जाता है। ये 500 साल पहले की मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आज तो मेरा प्रदूषण और इतना बढ़ गया है, अब पृथ्वी का जो गुण है हमारे जीवन में प्रकट होगा। अब समझिए पृथ्वी का क्या गुण है। अब इसके बाद आता है मित्रों जल तत्व। 15 मिनट का वह जल तत्व है। अब मान लीजिए पृथ्वी तत्व में विकृति आ गया है तो मेरा शरीर नुकसान होगा, मेरा शरीर बैलेंस में नहीं होगा, तो शरीर में तमाम तरह के उपद्रव होगा। अब चूंकि मेरा पृथ्वी तत्व का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, अब 20 मिनट के बाद में जंप हो गया कहाँ, जल तत्व में। अब पूरे शरीर में जल का मात्रा बढ़ गया, जल ने अपना काम बढ़ा दिया, किडनी ने अपनी फंक्शन बढ़ा दी और पूरे शरीर में, पूरे कोशिकाओं में और पूरे नस नाड़ियों में जल तत्व प्रबलता से भागने लगे, इकट्ठा करने लगे और मल को विक्षेपित करने लगे और जहाँ जहाँ जो पहुँचाने है ऑक्सीजन वो पहुँचाने लगे, मात्रा पहुँचाने लगे। अब जो हमारा जो अब 4-4 मिनट का फर्क पड़ेगा मित्रों, 4 मिनट अब कम हो गया पृथ्वी तत्व से कहाँ, जल तत्व में। अब इस समय हम प्रवाह में बहेंगे, जहाँ जिस प्रवाह में जाना होगा हम उस प्रवाह में बह जाएंगे। किसी ने इसी समय हमारे दिमाग को अपने दिशा में डाइवर्ट कर लिया तो हम उसके दिशा में चले गए, हम उसके सम्मोहन में चले गए, हम उसके बातों में आ गए, हम उनके झांसा में आ गए, हम वो समझाया, हाँ हम बहने लगे। अब हम भावना रूप से बहने लगे, तरल रूप से हम बहने लगे, हम उसके पीछे बह जाएंगे। और उस 16 मिनट में, वह 16 मिनट में यदि कोई जानकार व्यक्ति है तो आपके जीवन को पूरी तरह से सम्मोहित कर देगा, क्योंकि आप उस समय बह रहे हो। अब देखते हो ना, यदि जल, समुद्र का जल यदि शांत है तो शानदार लगता है, लेकिन ज्वार भाटा है, विकृति आ गया तो ज्वार भाट आने लगा, तो समुद्र का जल फिर हमारे लिए विनाशक हो गया। तो विकृति होने से फिर जल विनाशक हो जाती है। फिर नदी यदि शांत है
और धीरे धीरे गमन कर रही है तो जल शांत है, निर्मल जल है। लेकिन यदि नदी में उफान है तो फिर वो हमारा जल गंदा हो गया है, और गंदा जल को आचमन भी नहीं कर सकते, तो मेरा पूरा शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये 16 मिनट हमारे शरीर में जल तत्व भारी हो जाता है, यानी प्रवाह होने लगता है जल का। अब क्या आता है, अब इसमें 4 मिनट और घटा दीजिए। 16 में हमने 4 घटाई तो 12 हो गया। अब ये जो 12 मिनट का समय है हमारे अग्नि तत्व का है। अग्नि उस समय, फिर अग्नि का काम क्या है, ऊपर उठना। फिर हमारी चीज़ें ऊपर उठने लगती है, जैसे विचार ऊपर उठना, मानसिकता को ऊपर उठना, क्रोध का ऊपर उठना। तो जितने भी तामसी प्रभाव है, या सामर्थ्य के प्रभाव है, या सक्षमता के प्रभाव है, या आप उसको एनर्जी तोड़ने के प्रभाव कह सकते हैं। वर्कआउट वाले बोलते हैं कि हमने अपनी कोशिकाओं को तोड़ दिया है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ऐसा 2 टुकड़ा काट के तोड़ देता हो क्या? दरअसल कोशिकाओं में एनर्जी को तोड़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं कोशिकाओं को तोड़ दी गई है। तो ये अग्नि का कार्य है ऊपर उठते रहना। नीचे जलता है, यदि सही नहीं जल रहा है तो धुआं उठेगा। मान लीजिए एक अंगीठी है और अंगीठी में गीला है तो वो सही नहीं जलेगा, फिर सही नहीं जलेगा तो सही ताप नहीं मिलेगा, सही ताप नहीं मिलेगा तो उसका हमारा सही उपयोग नहीं होगा। तो जो भी विकृतियां हैं हमारे पृथ्वी तत्व से, और जो जल में हमारा विकृति आ गया है, ये दोनों विकृतियों को जलाने का काम करता है अग्नि, बैलेंस करने के लिए। लेकिन उस समय यदि कच्चा मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए पूरा लकड़ी ही गीला है, पूरी लकड़ी गीला है, मिट्टी सना हुआ है, मिट्टी भी गीला है, अब हमको भट्ठी में जलाना है तो अब आग तो जलेगा नहीं। फिर क्या होगा, धुआं आएगा, और धुआं से फिर कार्बन बढ़ेगी और फिर विकृतियाँ बढ़ेंगी। तो यदि आपका पृथ्वी तत्व संतुलित में है तो फिर जल में विकृति होने की संभावना नहीं है, क्योंकि विकार तो पृथ्वी तत्व से शुरू हो जाता है। फिर जल को यदि आपने नियंत्रित कर लिया, बैलेंस हो गया आपका जल, प्रवाह बैलेंस हो गया, आप इच्छा अनुसार आपने प्रवाह किया, आप इच्छा अनुसार से अपने मन की गति को बढ़ाए, इच्छा अनुसार से अपने मस्तिष्क की गति को दिए, अपने इच्छा अनुसार से अपने दिलो दिमाग को आपने प्रवाह को किया। तो मित्रों, यदि हमारा बैलेंस में चल रहा है तो जब अग्नि तत्व का जब समय आता है वह 12 मिनट का समय आता है, और उस 12 मिनट में जो हमारे अंदर में जितने भी मटेरियल खराब हो चुका है, या जो ईंधन का काम की ज़रूरत है, जैसे आपको खाना पचाने की ज़रूरत है, गुस्सा है तो गुस्सा बढ़ेगा क्योंकि उस समय आप अग्नि तत्व में हैं, और आप अग्नि तत्व के समय में खाना खा रहे हैं तो निश्चित तौर से फिर आपके खाना में विकृति उत्पन्न होगा। अग्नि तत्व के समय यदि आप किसी से शांति वार्ता कर रहे हैं तो निश्चित तौर से शांति वार्ता में विघ्न होगा, क्योंकि तब आप क्रोधित में रहोगे। अग्नि तत्व के समय में आप किसी से मिलते हो तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में थोड़ी सी गर्मी बना रहेगा मित्रों। तो अग्नि तत्व है हमारे जीवन के को नए चीज़ों को उत्पादन भी करना और पुराने जो मलमा है उसको जलाना भी। तो ये 12 मिनट का समय प्रत्येक घंटे वो लेता है, उसका रहता है। अब आगे 4 इसमें फिर घटा दीजिए, 4 मिनट का फर्क आ गया। अब ये 8 मिनट आ गया वायु तत्व। अब इस समय, अब मान लीजिए बरसात ही बरसात है और वायु ना चले तो ज़मीन गीली रह जाती है, इसलिए सुखाने के लिए, यानी वहाँ अब हवा का रोल उत्पन्न होता है कि कहाँ कहाँ किस किस अंग में हमारे वायु को जाना है, वहाँ से जो जो चीज़ें हैं सूक्ष्म रूप में उसको लेकर के आना है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ उपद्रव हो जाते हैं, पृथ्वी तत्व, फिर जल में प्रवाहित हुआ, फिर अग्नि जले, अब वायु की बारी आती है। अब 1 घंटे में वो वायु हर एक कोशिका में जाता है, हर कोष में जाता है, हर कोष में जाता है। अब किसी किसी कोष में जाके वो फंस जाता है, क्योंकि या तो वहाँ नमी रहती है, या तो वहाँ गीली रहती है, या तो वह जल जाता हो जाता है, या पृथ्वी तत्व विकृत हो गया है। उस विकृति को समन करने के लिए वह वायु वहाँ रुक जाता है। तब हमारे आप देखे होंगे कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो गया, कभी घुटने में दर्द हो गया, अजीब अजीब जगह में अजीब अजीब दर्द होने लगते हैं और उसको सूल जैसे छेताई करते रहते हैं। मतलब हवा वहाँ से निकलना चाहता है, बेचैनी हो जाता है, उस कोष में वो बनना नहीं चाहता, हवा का काम है बनना नहीं चाहता। लेकिन वो अब जब निकलता नहीं है तो हवा अपनी जो है, वायु जो है ताकत लगाती है, जैसे गुब्बारे जैसे, फिर वहाँ से सूजन होना शुरू हो जाता है, और जैसे वायु निकलता है फिर हमें रिलैक्स हो जाते हैं। तो वायु का विकृति कोषों में उनके बंद हो जाने के कारण आ जाती है, और उस समय यदि आप कोई काम करें तो फिर बेचैन हो जाएंगे। फिर वह आपका 12 मिनट सहयोगी है। 8 मिनट हमारा वायु का है, 8 मिनट फिर वो आपके लिए इतने कारगर है कि आपको फिर अपना उस टाइप का आप काम करते हो तो अपने उस जो वायु का समय है 8 मिनट है उसको आपको बढ़ाना या घटाना पड़ेगा।
जिससे आप अपनी जीवन को सफलता के मार्ग में, साधना के मार्ग में और अपने कामों को सफलता के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हो। अब आता है मिनट सबसे कम समय आकाश तत्व का और सबसे ज़्यादा पावरफुल। ये 4 मिनट का जो टाइम होता है हमारे जीवन में अध्यात्म उतरता है। उस समय पूरी आकाश उस समय हावी हो जाता है। मतलब उस समय हम पृथ्वी तत्व को भी बदल सकते हैं, उसके सारे गुणधर्मों को बदल सकते हैं। जल तत्व को भी हम पूरे उसके गुणधर्मों को बदल सकते हैं। हम अग्नि तत्व के भी गुणधर्म बदल सकते हैं और हम वायु तत्व के भी गुणधर्म बदल सकते हैं। उस समय हम आकाश में होते हैं, यानी पूरी ग्रह ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड की जो ताकत है, पूरी ब्रह्मांड की जो शक्ति है या उसका जो गुण दोष है उस समय हमारे उस लाइफ में प्रकट हो जाता है। ऊर्जा पर बहुत काम हो रहा है इस समय। पूरा एनर्जी फैक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, चाहे आपका कंप्यूटर क्षेत्र में हो, चाहे परमाणु बम के क्षेत्र में हो, चाहे हथियार निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे विनाशक निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे आपका बिजली विभाग का क्षेत्र हो, आज के चाहे हमारे खेती किसानी का वर्क हो, चाहे आपके जीवन में हो, हर जगह आजकल बेस में अग्नि आ गया है। इसलिए आप देखते हैं कि हम बात बात पे झगड़ जाते हैं। आप इसलिए देखते हैं कि हमारे अंदर में बहुत टेंशन हावी हो जाता है। आप इसलिए देखते हैं कि हर आदमी बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहता है, हर आदमी बहुत तेज़ी से पैसा कमाना चाहता है, हर आदमी को इतनी जल्दबाजी है कि वो जल रहा है, अंदर से जल रहा है, भून रहा है, उसके अंदर में चैन नहीं है, वो ड्रगिस्ट हो रहा है, जो फैल हो जाता है। क्यों? वो विकृति आता है अग्नि में तो वो जल तत्व आ जाता है, और वो जल आ जाता है तो ड्रग का सहारा लेना पड़ता है उसको, और उस प्रवाह में बहने लग जाते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठग लोगों की बाढ़ आ गया है, साइबर क्राइम की बाढ़ आ गया है। यानी अग्नि तत्व इतना हावी हो गया है कि जहाँ जहाँ वो जला रहा है, कहीं सृजन के लिए जला रहा है और कहीं विनाश के लिए जलाया जा रहा है, कहीं सृजन के लिए जलाया जा रहा है और कहीं विनाश के लिए जलाया जा रहा है। तो आज हमारा जो विकृति है, जहाँ जल तत्व 20 मिनट 16 मिनट का होना है वहाँ भी अग्नि हावी है, जहाँ हमारा पृथ्वी तत्व 20 मिनट का होना है वहाँ भी अग्नि हावी है, और अग्नि अपने टाइम में तो 12 मिनट ले ही रहा है। तो समझिए कि हमारे जीवन में कितनी आग लगी हुई है। तो जब तक हम अपने जल तत्व को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी भावना को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपनी सरसता को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपनी प्रेम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने हृदय को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने बड़े दिल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने माफ़ करने की शक्ति को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक फिर हम आकाश तत्व में स्थिर कैसे बनेंगे मित्रों? तो बैलेंस करना चाहिए। तो मित्र आप समझ गए, जब 1 घंटा हमारा अनबैलेंस है, असंतुलित है, और हर तत्व का अपना स्पेशल 3 घंटा है, तो वह 1 घंटा जब हमारा बैलेंस में नहीं है तो स्पेशल 3 घंटे में उस तत्व का और विकृति आ जाता है। इसीलिए आदमी आजकल या तो दवा में जीवित है या तो दारू में जीवित है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी ड्रग्स में या तो आदमी नशेड़ी हो गया है, और या आदमी जो कुछ नहीं लेता है, जो शुद्ध शाकाहारी है, कोई नशा पान नहीं करता है, तो उसके शरीर कोशिकाएं और उसका वातावरण को मैच नहीं कर पाने कारण उसको दवा लेना पड़ रहा है। तो इसलिए दोनों शब्दों को एक साथ हमारे हिंदी में कहा दिया गया है, दवा दारू। या तो आदमी दवा में जीवित हो रहा है या तो फिर वो दारू में पड़ा हुआ है। ना तो आपको दवा की ज़रूरत हो और ना आपके दारू की ज़रूरत हो, तब आपको अपना ये जैविक जो तत्व घड़ी है इसको आपको बैलेंस करना होगा। धीरे धीरे ये काम आसान है, और लेकिन काम जटिल है। आसान ऐसे है मित्र कि आपको अपना 1 घंटा आपको बैलेंस करना है अपने लाइफ का। जब सो के उठते हैं उस समय यदि आपने अपने 1 घंटा बैलेंस कर लिया तो फिर पूरे 24 घंटा बैलेंस हो जाता है। क्योंकि पहला घंटा ही यदि विकृति नहीं हुआ, पहला जो 3 घंटा होगा वो यदि विकृति को उत्पन्न नहीं हुआ तो सारे जो सर्किल है, जो चैन है वो सही चलेंगे। अब भाई कोई मिस्टेक होगा एक पॉइंट पर तो सारे पॉइंट में उसको मैसेज जाएगा और सारे पॉइंट आ करके काम करेंगे और सबका अपना दिनचर्या बिगड़ेगा। आप 50 लोग कहीं सफ़र में जा रहे हो, 49 लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म में, अब गाड़ी आपके स्टेशन आ चुका है, अब चलने की आपका संकेत हो चुका है, और आपका एक साथी कहीं रुक गया है। अब उस एक साथी को खोजने के लिए भाग दौड़ तो करना पड़ेगा, फिर आपकी ट्रेन भी चूक सकता है, ये भी तनाव रहेगा। और ट्रेन में बैठते हैं तो कुछ साथी छूटेगा, फिर उस साथी को प्राप्त करने का टेंशन होगा, ना जाने कितने स्टेशन के बाद फिर आपको कवर होगा कि हाँ तब आप जाके चैन के सांस लोगे। तो मित्रों जीवन में भी ऐसी यदि कोई चीज़ यहाँ से विकृति होता है तो उसको ठीक करने के लिए सारे तत्व और विभागों को आना पड़ता है, वहाँ भी उनकी विकृति उत्पन्न हो जाता है, वहाँ भी वो डिस्टर्ब उत्पन्न हो जाते हैं, तो सब तरह से डिस्टर्ब उत्पन्न हो जाते हैं। ये धीरे धीरे हो जाता है, ये कोई कठिन साधना नहीं है, ये विज्ञान है। इसको समझो और फॉलो करो तो बिल्कुल समझ में आ जाती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी शायद व्यक्ति नहीं होगा
जो ब्रह्मांड की अद्भुत रहस्यमय शक्तियों को पाना नहीं चाहता हो। देवराहा बाबा से किसी पत्रकार ने पूछा कि योगी महाराज, आप इतने निस्वार्थ और इतने कुछ भी आपके पास राय रत्ती धन नहीं है, लेकिन आपका गुजर चलता कैसे है? आप क्या अपने को गरीब महसूस नहीं करते? तो बोले, नहीं बेटा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ जिसको एक पैसा कमाने की चिंता नहीं है। मुझको मेरे लिए कल क्या ज़रूरत है इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। मैं दुनिया का बड़ा अमीर आदमी हूँ। फिर कहा कि आप इतने दिनों तक के जीवित हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं दिन में चंद्रमा को खा जाता हूँ और रात में सूरज को खा जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि मुझको शक्ति चाहिए तो मैं सुषुम्ना नाड़ी को में चला जाता हूँ। तो शक्ति के रहस्य के संदर्भ में बाबा जी कहते हैं कि शक्ति आपके पास में है, आपके नाक में बैठा हुआ है। आप अपने नाक के फुनगी को जरा देखो, वहाँ शक्ति है। शक्ति का रहस्य वहीं छिपा है। कई लोगों ने सुना, ज़्यादा बोलते नहीं थे, बस महीना दिन में 15 दिन में कभी आ गए, अपने अटारी पे बाहर निकल गए और अपने पैर को बाहर निकाल दिए और बस बैठे रह जाते थे, किसी को चूस दे देते थे। तो मित्रों, शक्ति का रहस्य कहाँ है? हमारे नाक के फुनगी पर है। नाक की फुनगी मतलब सबसे लोअर स्थान, यहीं से जहाँ से शुरू होता है। ये हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का ऊर्जा पथ का एक्यूप्रेशर वह पॉइंट है, यहाँ से हमारी पूरी ऊर्जा एक सीध में चला आता है। शरीर में करीब करीब 1 लाख ऊर्जा पथ है मित्रों, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन 1 लाख को अभी जाना गया है। उसमें से 9 ऊर्जा पथ मुख्य है। उस 9 ऊर्जा पथ को एक ऊर्जा में केंद्रीभूत करने के लिए एक ही उसके लिए ऊर्जा पथ का पॉइंट है, वो है हमारी नाक की फुनगी। जब हम यहाँ नाक की फुनगी को प्रेस करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, तब सीधा सीधा हमारा ब्रह्मांडी चेतना का एक्यूप्रेशर होता है, मतलब सीधा मस्तिष्क का एक्यूप्रेशर होता है। और वहाँ हम डार्क एरिया और लाइट एरिया के हम मध्य में खड़ा हो जाते हैं। एक तरफ हमारा अचेतन मन और दूसरी तरफ हमारा चेतन मन, दोनों के बीच में जो पार्टीशन है, जो क्वांटम है, जो एक ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल में वहाँ जाके हम स्थिर हो जाते हैं। तो बाबा जी का कहने का आशय क्या था? रहस्य की शक्ति कहाँ पर है? यदि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आदमी हर अद्भुत शक्ति को जान लेना चाहता है। मित्रों, है, आप जान सकते हैं। हम इस घर परिवार में अपने सामान्य जीवन जीते हुए हम भी अपने को उस महामानव या उस संत ऋषि या अपनी मुक्ति, अपनी मोक्ष और अपनी अध्यात्म में हम उस सफ़र में जा सकते हैं। इसके लिए न जंगल जाने की ज़रूरत है, न आपको घाट जाने की ज़रूरत है, न शमशान करने की ज़रूरत है, न किसी की बलि देने की ज़रूरत है, न किसी को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत है, न किसी को गाली देने की ज़रूरत है, न चमत्कार दिखाने की ज़रूरत है, न किसी को नमस्कार करने की ज़रूरत है। कुछ ज़रूरत है ही नहीं। सारी ज़रूरतों को त्याग देने से ही आधी शक्ति आपको मिल जाती है। लेकिन आपको इच्छा है तो जाइए, जंगल जाइए, तपस्या कीजिए, हठ योग कीजिए, सब कुछ कीजिए। हाँ, और ये आता तो नहीं है आसानी से, बिल्कुल सिंपल है। और जितना जो साधारण कार्य होता है ना, उसको फॉलो करना उतना ही कठिन हो जाता है। शक्ति के रहस्य को जानना इतना आसान है मित्र कि उस आसान कार्य पर हम टिक नहीं पाते। टिक नहीं पाने के बहुत से हमारे कारण से जो मान्यताएं हैं ना, और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे आँखों को देखने का जो अभ्यास है, ये हमको सत्य से दूर कर देता है, शक्ति से हमको दूर कर देता है। हमको सहज रूप से, सरल रूप से हमारे ईश्वर ने हमको दे रखा है। मित्रों, अपने को थोड़ा अलग कीजिए, हट के कीजिए, जरा संभलिए। तो मित्र, खुद के धर्म को जानना या खुद की शक्ति को जानना या अपने लाइफ में वह चीज़ प्राप्त कर लेना जिसके लिए दुनिया सोचती है कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपके पास है, उपलब्ध है, सरल रूप में है। बस जानना है और कुछ नियम को फॉलो करना है, जानना है और फॉलो करना है। फिर रहस्य की शक्ति का रहस्य प्रकट हो जाएगा। फिर जो शक्ति का उपयोग करो, उसके नियम का पालन करना कि इसको प्राप्त करने के लिए एक ही विकल्प है और उसके साथ कोई और विकल्प नहीं जुड़ा है। क्या विकल्प है? कि आप सरल हो जाओ। अब सरल होते जाओगे, जितने मात्रा में आप सरल जिंदगी जियोगे, जितना सहज जिंदगी जियोगे, ये शक्ति रहस्य उतना ही जल्दी प्रकट हो जाएगा। अब जितना जटिल जिंदगी जियोगे उतना ही ये जटिल हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा मुखौटे लगा के जीवन जियोगे, ये उतना ही ज़्यादा परकोटे में बंद होता चला जाएगा। मतलब सीधी सी है इस शक्ति के नियम में कि आपका लाइफ सरल हो, मतलब ज़्यादा आपका पुस्तक में बहुत ज़्यादा पन्ने ऐसा स्टेपलर किया हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा पन्ने चिपकाया हुआ ना हो, ओपन हो,
थोड़ी सी, जितनी ज़्यादा सरल हो जाएगा उतनी शक्ति की पर्दा झीनी होता जाएगा। और अब जब सरल जिंदगी जीने लग जाते हैं मित्र, तो जो शक्ति का रहस्य का जो पर्दा है वो इतना झीनी हो जाता है कि एक स्पर्श मात्र से फिर वो पर्दा खुल जाता है। तो इसका आपने तो शर्त समझ लिया। अब करना क्या है, एक सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन में बैठने के बाद दो तरह की इसमें आपको मार्ग है, शक्ति को समझना और शक्ति को संचित करना और शक्ति का सदुपयोग करना। तीनों चीज एक साथ आपको करना होगा, शक्ति को समझना, शक्ति को संचित करना और शक्ति का सदुपयोग करना। तो इसके दो मार्ग से चलते हैं, हम उसको दायां और बायां बोलते हैं। दायां पक्ष यह है मित्रों कि आपको एक वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा, एक नाद का, जिसको सुनना पड़ेगा। और एक वह पक्ष है, बायां पक्ष है, जिसको आपको देखना पड़ेगा। ये दोनों योग मिलते हैं, जब दोनों योग मिल जाते हैं तो शक्ति का रहस्य प्रकट हो जाता है। और बहुत सिंपल सी है, आप बैठ जाइए, आसन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, पालथी लगा के बैठ जाइए, या फिर आप कुर्सी में बैठ जाइए। बस नियम यह है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है और पूछ दंड से लेते हुए एटलस तक का एक सेध में हो जाए। और तकिया ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, अपने आप को दुख मत दीजिए और आप अपने शरीर के तरफ ध्यान मत दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में कोई बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, कोई मशक्क़त ही नहीं करनी है। शरीर को बिल्कुल आसान और ढीला मार्ग में छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मैं लुढ़क जाऊंगा तो अगल बगल कुछ सहारा भी ले लीजिए, या फिर आप लेट जाइए, बेड में लेट जाइए, ज़मीन में लेट जाइए। मतलब शरीर के बाबत आपका ध्यान बिल्कुल समाप्त हो जाए। शरीर में आप मत रहना, शरीर के बाबत मत सोचना, शरीर क्या हो रहा है उसके बाबत ध्यान नहीं देना है। फिर आपको क्या सुनना है, अपने ही स्वर को सुनना है। ओ, तो जब ओ ऐसा करें तो तालू के बीच में थोड़ी मुंह खुला रहे, और यहाँ जो आपका मुंह के अंदर की हवा जो है, जब वो सर्किल में घूमता है तो उसकी आवाज़ एक साउंडनेस होता है, जैसे कुएं की तरह होता है या गुंबद की तरह होता है। मंदिरों और मस्जिदों की जो गुंबद होती है उसी की तरह से आपको साउंड को वहाँ सर्किल में जब घूमेगा, वो शंख बनते बनते फिर चक्र बन करके वो गोल 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 घूमते घूमते फिर आपको आपकी दिशा की ओर धीरे धीरे आपको ले चलेगा। तो आपको वैसे पहले ध्यान देना है। पहले का 15 मिनट आपको सिर्फ नाद पर ध्यान देना है। मुंह से ही पूरी तरह से सांस भर के हुए नाक से बाहर छोड़ेंगे। ये 15 मिनट तक का यह प्रक्रिया पहले करना है। फिर क्या करना है, 45 मिनट के लिए आपको चुप बैठ जाना है और पहले बार गहरी सांस लेना है। और जब आप सांस खींचो तो यह नथुने के पास आप अपनी सारी ज्ञान इंद्रियां, जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं, यहाँ आप लगा दीजिए। चाहे आपका जिह्वा की स्वाद की इंद्री हो, कान की इंद्री हो, नाक की इंद्री हो, आँख की हो, आपकी चाहे जनन इंद्री हो, यानी जितने भी आपकी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां हैं, सारे ज्ञान और कर्म इंद्रियों को आप यहाँ फोकस करेंगे नथुने पर। और आंख बंद करके कोशिश करेंगे कि नथुने में जब सांसें जा रही हो, जब सांसें स्पर्श कर रहा हो नाक के किसी भी एरिया को, तो आप उसकी गर्मी को महसूस करें। और जैसे जैसे उसकी गर्मी कम होता जाएगा, जैसे जैसे सांस की गति कम होता जाएगा, छोड़ने की गति कम होता जाएगा, लेने की गति कम होता जाएगा, धीरे धीरे वैसे 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 आपके शक्ति के निकट आप पहुंचते जाएंगे। पहले पहले ये संभव लगता नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो कैसे करना है, पहले आपको 5 मिनट तो गहरी सांस ही लेना है। अब ये सांस लिया, एक ध्वनि निकला, कान ने सुना, और सांस लिया, यहाँ रगड़ हुआ तो आँख ने उसको देखा, महसूस किया गला ने गर्मी को, और नाभि क्षेत्र में गर्म हुआ। छोड़ते समय धीरे धीरे से हम छोड़ें। जब छोड़ रहे तो यहाँ गर्मी का एहसास, यहाँ गर्मी का एहसास हो रहा है। आप छोड़ते जाइए, केवल यहाँ आपको टच करेगा, ये ऊपर नीचे कहीं भी, बस देखना है। फिर 5 मिनट के बाद मित्रों आपको सांसें इतनी धीमी लेना है कि बिल्कुल जितना कम से कम में काम चल जाए, और उस धीमी धीमी सांस को खींचना है। बाहर से व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। और ये जब नथुने के हिस्सा में आपको ध्यान टिका देना है, तो बिल्कुल धीमी भाव से फिर धीरे से अपनी आँख खोलें। आँख खोलने के बाद प्रेम पूर्वक आप दर्पण में खुद को देखिए।
2 मिनट तक दर्पण में अपने आप को देखते रहें, मुस्कुराते रहें। जो आपके अंदर की एनर्जी है उसको अनुभव करते रहें। अंदर में जो फीलिंग हो रहा है उसको अनुभव करते रहें। अंदर में जो आपको हल्कापन लग रहा है इसको अनुभव करते रहें। अंदर में जो लाइटपन लग रहा है उसको हल्का करते रहें। मन जो आनंद अनुभव हो रहा है उसे महसूस करते रहें। फिर उसके बाद मित्रों आप अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। मेरे युवा साथियों, आपके करियर में प्राणायाम की भूमिका। वैसे तो यह प्राणायाम की शुरुआत हमारे योगियों ने किया था, ऋषियों मनुष्यों ने किया था। इसके करने के पीछे 3 तरह के कारण थे। पहला तो ये था कि शरीर निरोग हो जाए, स्वस्थ हो जाए। कहीं कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी डेवलपमेंट हो जाए, उसमें मरम्मत हो जाए। दूसरा ये था कि शरीर में जो इंद्रियों का जो नियंत्रण है, जो इंद्रियां हमें यानी हार्मोन्स जो हमको अपनी गुलाम बना लेता है, या हम हार्मोन्स के कारण हम अपने आप को रोक नहीं पाते अन्य कई चीज़ों में, चाहे विषय हो, वासना है, खान पान है, रहन सहन है, और कई तरह के आकर्षण हैं। शरीर का आकर्षण है, स्पर्श का आकर्षण है, देखने का आकर्षण है, सुनने का आकर्षण है, बोलने का व्यवस्था है। मतलब कई तरह से हमारी इंद्रियां हमें बहकाने की कोशिश करता है। आपने आँखों से किसी चीज़ को देखा, वह चीज़ आपको यदि आकर्षित कर गया, मन भा गया, अब आपका इच्छा हो जाएगा उसको छूने का। अब जैसे ही छूने में रस लेने लगे तो फिर आपका कान उनकी मीठी बातों को सुनने में रस लेने लगेगा। अब आपने ये मीठी बातों को सुनने में रस ले लिए। अब आपका इस तरह से धीरे धीरे जो हमारे हार्मोन्स है ये हमारी दिशाओं को बदल सकता है। जिस अवस्था में है उस अवस्था का एक भिन्न प्राणायाम होता है। यदि आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद फिर प्राणायाम का स्वरूप अलग है। भर पेट का प्राणायाम क्या करना है, खाली पेट में क्या करना है, बीमार है तब क्या करना है, बीमार नहीं तब क्या करना है, मानसिक कार्य करना है तब क्या करना है, शारीरिक कार्य करना है तब क्या करना है। आप नए नए जोड़े में शादी हुए हैं, संतान उत्पत्ति है तो आपको कौन सा प्राणायाम करना है। कोई प्रसव वेदना में आ गया है तो बच्चा आसानी से बाहर आए अपने गर्भ के माँ से, तो उसके लिए कौन से प्राणायाम करना है। और यदि आपको फीवर आ गया तो कौन सा प्राणायाम करना है, बदहजमी है तो कौन से प्राणायाम करना है, और मन में बिल्कुल एकदम भारी भारी हो गया है तब कौन सा प्राणायाम। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इनको छोटी सी 10 मिनट के एपिसोड में 10 मिनट में इसको हम रख नहीं सकते, लेकिन मोटी मोटी बातें हम आपको समझाना चाहते हैं। प्राणायाम मतलब 3 इसके मुख्य है। अब इसके नाम पर ध्यान देने के बजाय अच्छा है कि इनके हम काम पर ध्यान दें। पूरक, रेचक और कुंभक, ऐसा इस शब्द आता है। पूरक क्यों कहा गया, फिर उसको रेचक क्यों कहा गया, और फिर कुंभक क्यों कहा गया। कुंभक में 2 प्रकार के हैं, एक बाह्य कुंभक और एक आंतरिक कुंभक। इस तरह से 4 प्रकार के एक सांस को लेने में 4 गतिविधियों से हमको जूझना पड़ता है। मित्रों, इस बात को बहुत सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं, जो मेरी समझ में है। जब हम किसी सांस को, ऑक्सीजन को एक निश्चित मात्रा में अंदर पहुंचाते हैं और एक निश्चित क्रम में पहुंचाते हैं, तो हर क्रम का अलग अलग ऑक्सीजन की अपना लेवल और पावर होता है। तो जो हम सांस ऑक्सीजन लेकर के अंदर जाते हैं उसको पूरक कहते हैं। मतलब सांस लेना, मतलब सांस खींचना, या सांस को जो भी आप बोल लीजिए, यानी ऑक्सीजन युक्त सांस को पूरक कहा जाएगा। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा न्यून हो जाता है, मतलब शरीर की मलिनता की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम फिर रेचक बोलते हैं। माने बाहर छोड़ देना, निकाल देना, निष्कासित कर देना, मल को बाहर कर देना। अब कुंभक क्या है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर पेट में पहुंचाते हैं, तो कुछ समय के लिए हम एक बंध बनाते हैं कि हमारा जो पेट में जब ऑक्सीजन जब पहुँचे तो जो हमारा दबाव पड़ता है, जब फेफड़ा फूलती है, फेफड़ा जब ऑक्सीजन से पूरे तरह से, ताकि उसके एक एक हर जगह में पहुंच जाए, तब वो दाब पड़ता है पेट में, मतलब हमारे आंत में दबाव पड़ता है, और हमारे आंत हमारे नाभि को दबाव देता है। और हमारे जो आंत के एरिया में इतने प्रकार के पॉइंट्स हैं जो हमारे सीधा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आप देखे होंगे पेट में गैस फंसा है और सिर में भयानक दर्द हो रहा है, पेट के किसी अंग में कोई गैस फंसा है और सिर के किसी अंग में दर्द हो रहा है,
पेट के किसी अंग में गैस या अपच हो गया है और आपका पीठ मारे दर्द के परेशान हो रहे हैं। पेट के किसी अंग में कुछ वायु कोष फंस गया है और आपका हाथ पैर दर्द के मारे बेचैन हो रहे हो। मतलब पेट के अलग अलग, मतलब आंत के अलग अलग स्थान पर हमारे पूरे शरीर का अलग अलग जगह पर उसका पॉइंट्स होते हैं, इन्हें ऊर्जा परिक्षेत्र होते हैं, जहाँ से उसका प्रभाव होता है। तो जब हम अंतः कुंभक करते हैं, मतलब सांस को खींच के रोकते हैं, तब वो वहाँ जा कर के उस पॉइंट्स को अपना ऑक्सीजन देना होता है। ऑक्सीजन के माध्यम से सीधा के सीधा वहाँ तक पहुँचाना होता है, डायरेक्ट। आप ऐसा समझ जाइए कि वहाँ जा कर के सारे विभागों को एक साथ पूरी एनर्जी पहुँचा दी जाती है, पूरी एनर्जी पहुंचा दी जाती है। उसमें बाईपास ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से जाओगे आप वहाँ जाओगे, हार्ट में जाओगे, ब्रेन में जाओगे, फिर नस नाड़ियों में जाओगे, ऐसा नहीं। सारे उन अलग अलग अंगों में डायरेक्ट ऊर्जा का पथ वहाँ से खुलता है और वह ऊर्जा का पथ वहाँ जा कर के ऑक्सीजन को अधिकतम मात्रा में पहुँचा देता है। इसलिए हम अंतः कुंभक करते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, जरा इससे समझ लेते हैं। पूरक, पूरक मतलब सांस खींचना। जब हम मान लीजिए मैंने एक नाक बंद किया, अब ये मेरे नाक चालू है, मतलब अब ये मेरा जो हार्ट के हृदय की तरफ से जो नाक है, यानी बायां जो मेरा हाथ है, इधर से हम खींचते हैं। अब धीरे धीरे हम उसको खींच रहे हैं, तो ये हो गया पूरक। लेकिन अब मैं चूँकि गर्म नाड़ी का प्रयोग किया हूँ, तो यहाँ का जो ऑक्सीजन होगा बहुत ज़्यादा तीव्रता होगा और उसमें गर्म स्वभाव शरीर को, पित्त स्वभाव को बढ़ाएगा और पूरे पित्त को, क्योंकि मेरी जो नासिका छिद्र है, इस नासिका में जितने भी रोम्स हैं, अंदर में जो भी श्लेषा है या हार्मोन्स है, वे हमारे शरीर के ताप को और पित्त को और उसकी अग्नि तत्व को बढ़ाने का भरपूर काम करते हैं। तो जब हम इसको खींचते हैं तो इससे हमारे शरीर में गर्मी प्रधानता ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब हमने पेट को बंद कर दिया, पूरी तरह से पेट को फूल दीजिए। पेट में हवा जाती नहीं, जाती तो फेफड़ा में है, लेकिन उसका दबाव का एरिया जब बनता है तो बनते बनते पूरी पेट में ऐसा लगता है मेरा पूरा पेट हवा में भर गया। और आप उसको बाहर से मन से दबा करके ऐसा पेट में थोड़ा सा बंद बना दीजिए, थोड़ा ताकत लगा दीजिए। अब हम जितने सेकंड तक हमने वो अंतः कुंभक करके रखा है, मतलब पेट को बांध के रखा है। अब हवा को न तो हम आने दे रहे हैं, न तो जाने दे रहे हैं, न कहीं कुछ कर रहे हैं, वो जगह यथा स्थान पर है। मतलब अब वहाँ वह प्रेशर पड़ रहा है, वो एक एक पॉइंट को ऑक्सीजन उसको दबा करके बेचैन करके वो ऑक्सीजन वहाँ से जा रहा है। अब धीरे धीरे हमारे अंदर में व्याकुलता आती है कि अब भाई सांस छोड़ना जरूरी है, अब बाप रे अब तो सांस बिना छोड़े गुजारा नहीं होगा। तब हम उसको उसी मार्ग से धीरे धीरे हम बाहर छोड़ दें। लेकिन यदि हमने दूसरे मार्ग से छोड़ा तो उसका प्रभाव दूसरा होगा, क्योंकि हमारे जो गर्म नाड़ियाँ हैं वो गर्म नाड़ियाँ से फिर गर्म चीज़ों को बाहर निकाल रही हैं, तो इसका प्रभाव अलग हो गया। लेकिन हम उसको यदि लोम विलोम प्रभाव से करें, मतलब एक मार्ग से जाना दूसरे मार्ग से बाहर निकलना, जिस मार्ग से बाहर निकला है उस मार्ग से फिर सांस लेना और पहले वाले मार्ग से बाहर छोड़ना। जैसे आपने दाहिना सांस ली, सांस ली, पेट में भरा। अब इससे आपके शरीर के सप्त धातु, माने 7 प्रकार की जो हमारे विशेष धातु होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बलिष्ठता आती है, तेजस्वता आती है, वीर्य बनता है, मेधा बनती है, शक्ति बनता है, और हमारा अस्थि, मांस, मज्जा, मेरुरज्जु और हमारा बोन मेरो और जितनी प्रकार की हमारे मास्टर ग्लैंड्स हैं या 7 चक्र हैं, इससे वह भरपूर पुष्ट होता है, यानी उसका हेल्दी बन जाता है। और यदि हमने अपनी गर्म नाड़ी का प्रयोग किया, मतलब हमने अपनी बायां नासिका से सांस ली, पूरक ली, यानी सांस ली और कुंभक किया, इससे क्या होगा, इससे हमारे शरीर में रक्त और जल और वायु, यह तीनों का बैलेंस बनाता है। यदि कहीं वायु ज़्यादा है तो बाहर करेगा, कम है तो पहुंचाएगा। रक्त की कमी है तो उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए वो हार्मोन्स को एक्टिवेट करेंगे, और यदि जल तत्व की कमी है तो हमको हमारे कंठ से, तालू से वो उसको बताएगा भैया यहाँ जल को बैलेंस करो। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब हम पूरक करते हैं तो हमारा रक्त है, मांस है, मज्जा है और शरीर का देखभाल होता है, शरीर की वह अपना पूर्णतः काम करता है मित्रों, पूरक करने से, नहीं सांस लेने से।
दो तरह से सांस लिया। जब हमने दो तरह से सांस लिया है तो हम दो तरह से छोड़ेंगे भी। जब हम दो तरह से सांस छोड़ते हैं, अब हमने क्या किया है, पहले तो हमने जब सांस खींची तो वायु से भरा हुआ हमारा पेट है, अब इसको हम बाह्य कुंभक बोलते हैं। अब मित्र हमने सांस छोड़ दी। अब जब सांस छोड़ दी, अब पेट खाली हो गया, माने फेफड़ा खाली हो गए, पिचक गए। अब हम उसी अवस्था में पेट को बांध के रख देते हैं, नहीं भाई अब सांस नहीं लेनी है, बाहर निकाल दिया, कुछ समय के लिए बाहर निकालने दो। अब होता क्या है ऐसी स्थिति में, जब तमाम चीज़ें बाहर निकल जाती हैं तो अंदर में कार्बन जलने लगता है, मतलब अंदर में बेचैनियाँ होने लगती है, अंदर की जो मल विसर्जन है, मल विक्षेप है, और इस तरह से फिर तमाम चीज़ें बाहर निकल करके सारी कोशिकाओं में भूख जाग जाता है। पूरी कोशिकाएं अपने अपने लिए जो भी उनके पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको पचाने में लग जाता है। और जब कोशिकाएं अपने अंदर के रॉ मटेरियल को पचाता है तो उस क्रिया से हमारे शरीर में शर्करा होकर के अब ऑक्सीजन और उसका बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्माण होने लगती है। अब बहुत बेचैनी हो गया, अब धीरे धीरे आप सांस को खींचना शुरू करते हैं। तो मित्रों, जब हम एक बार मेरे मित्र ने कहा कि अलग अलग बीमारियों में हम अलग अलग के फ़ायदा कर लेते हैं, अब इससे हमारी सफलता का समझ नहीं आ रहा है। मित्रों, आप रेचक को समझ लीजिए, फिर हम सफलता के बारे में समझाएंगे। हमने सांस ली तो रक्त शोधन हुआ, मांसमज्जा बना, बोन मेरो सुधरा, और ऐसे सप्त धातु का निर्माण हुआ। लेकिन यदि हम रेचक करते हैं, माने बाहर छोड़ने की क्रिया पर ध्यान देते हैं, हम बाहर छोड़ने पर अपना पूरा फोकस लगाते हैं, तब वो विकारों, जितना ग्रंथि में विकार उत्पन्न होते हैं, चाहे वो मानसिक ग्रंथि हो, चाहे वो प्रोस्टेट ग्रंथि हो, चाहे हमारी थायराइड ग्रंथि हो, चाहे हमारे आँख की ग्रंथि हो, नाक की ग्रंथि हो, पेट की ग्रंथि हो, किडनी की ग्रंथि हो, माने ग्रंथियों की जितना विकार है उसको संतुलित करता है रेचक क्रिया। रेचक मतलब सांस का बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ने की एक विशेष कला। हम जब बाहर छोड़ते हैं तब हमारे ग्रंथियाँ अपने आप को शुद्ध करती है, मतलब जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं उसको बैलेंस करती है। अब देखिए मित्र, मतलब सांस छोड़ने में भी जो लाभ है, सांस लेने में तो लाभ था, यहाँ सांस छोड़ने में भी लाभ उत्पन्न हो रहा है। अब जब हम आंतरिक कुंभक करते हैं उस समय हमारे शरीर की जीवनी शक्तियाँ पुष्ट होती हैं, लेकिन जब हम आंतरिक कुंभक करते हैं उस समय हमारे प्राण की जीवनी शक्ति पुष्ट होता है। मतलब आप इसको ऐसा समझ लीजिए, अब आपने पेट खाली छोड़ दिया, आप अंदर पूरी कुछ नहीं है, आप उसको प्रेस करके रखे हुए हैं, पूरा पेट ऐसे चिपका हुआ है और अंदर बेचैनियाँ हो रही हैं। इस बेचैनियों में क्या लाभ होता होगा, कैसे जीवनी शक्ति होता होगा? तो मित्रों, सांस लेने की एक ऐसी विधि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक हो और वो सही जगह तक पहुँचे, तब वो प्राण बनता है। तो जब हमारे अंदर की कोशिकाएं जब ऑक्सीजन सोखती है और अपने अंदर जितने भी रॉ मटेरियल से उसको तोड़ती है, तो हमारे विज्ञान के साथ ही जानते हैं कि जब अंधेरे में जो कोई फंक्शन होता है तो उसमें से जो फ्रक्टोज ग्लूकोज का जो सर्किट चलता है, वे अंदर में जितने भी सेलुलोज हैं, कोशिकाएं हैं, वे अपने संचित जो उनके पास है मटेरियल बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसको वह तोड़ देती है, तोड़ करके वहाँ से एक एनर्जी बूस्ट करता है। और जैसे ही हमारा अब पुराना चीज़ खाली हो गया, अब हमारे पास पुराना जो संचय था वो खाली हो गया। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेकर के फिर बाह्य कुंभक करते हैं, तब वह अपने कोशिकाओं में उन ऑक्सीजन को वह संग्रहित करने का काम करती है। किसी भी कार्य को प्राप्ति का टाइमलाइन जरूरी है, उस कार्य का क्या उपयोगिता है ये बताना जरूरी है अपने अचेतन मन को। फिर वह कार्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको बताना पड़ेगा, और उस कार्य को आप कर चुके हैं, मतलब आपके सामर्थ्य में है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये आपको एक बताना पड़ेगा। प्रोजेक्ट जिसको आप बोल लीजिए, पूरी तरह से एक प्रोजेक्ट फाइल आपको बनाना पड़ेगा, और फिर आप उसको मेमोराइज कर लीजिए, और उस मेमोराइज करने के बाद उस दिशा में काम में लग जाइए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका वातावरण बनना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति से, ब्रह्मांडीय चेतना शक्ति से, ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति से, वह विद्युत तरंग से उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और उसमें विश्वास भरते हैं और उसमें मेहनत शुरू कर देते हैं, उस दिशा में आप काम करना शुरू करते हैं, उस दिशा की प्लानिंग करने के बाद जैसे आप योजना शुरू करते हैं और जैसे जैसे आपका एक एक कदम उठता है,
वह जो अचेतन मन का ब्लूप्रिंट है, अचेतन मन इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति से वह उस चीज़ को अपनी ओर गति से आकर्षित करता है और पूरी कायनात फिर आपको सफल होने के लिए आपकी मददगार के लिए बन आ जाता है, वो जुड़ जाता है। करना आपको है, वो माध्यम लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान तो मुझको दिखा नहीं भाई, लेकिन कोई बंदा आप मिल गया जो आपकी मदद कर दिया। कभी कोई जुगाड़ दिमाग में आ गया, कभी आपके मन से ही कोई बात आ गई, अरे हम इसको तो ऐसे कर सकते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें अंतर चेतना से वो हमारी मदद के लिए आ जाता है। इसलिए मित्रों, आपका ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी है अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए। बिना ब्लूप्रिंट का कोई बंदा, जैसे दिल्ली के लिए पैदल निकल गया है लेकिन उसके हाथ में नक्शा नहीं है, उसके हाथ में कोई गूगल मैप भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बस बंदा निकल पड़ा है और किसी से पूछ भी नहीं रहा है, और लेकिन वो पैदल चल रहा है, तो न जाने कितने जन्म में वो दिल्ली पहुँचेंगे। हो सकता है कि जल्दी पहुंच जाए क्योंकि सीधी मार्ग धोखा से पड़ गया, अंधा के हाथ बटेर लग गया, राजपथ मार्ग लग गया, राजमार्ग लग गया, सीधा का सीधा पहुंच गए। तो ये अंधे के हाथ बटेर भी हो सकता है, लेकिन जीवन भर भी नहीं पहुंचे, ये एक संभावना बन सकती है। तो मित्रों, यदि कोई काम आप करते हैं और आपके लाइफ में ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई स्पष्ट आपका विचार नहीं है, कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है, तो फिर आप बड़े मुश्किल में हो और आपकी मुश्किल का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मुश्किल का इलाज एक ही चीज़ है, जानना, होशपूर्वक समझना और उस पर अमल करना। जानना, होशपूर्वक संभलना और होशपूर्वक कार्य करना और उस पर अमल करना। इतना आ जाते हैं तो फिर हमारे जीवन सफलता से, सक्सेस से, खुशी से, आनंद से, समृद्धि से भरी जाता है। इसलिए मित्रों, आप कोई भी जब योजना बनाते हैं, उस योजना का ब्लूप्रिंट आप अपने अचेतन मन में जरूर पहुँचाइए। ये अचेतन मन में पहुँचता कैसे है? आप रात में सोने से पहले शांत मुद्रा में चुपचाप चित्त में आप इसको स्मरण करें और उसको देखने की कोशिश करें। एक जीता जागता उस चीज कल्पना की दुनिया बना ली और रोज एक कल्पना को सुबह शाम देखते चलेंगे। रात को सोते समय और सो उठ करके अभी बिना फ्रेश हुए बिस्तर में ही है, तभी सो दोबारा उस मूवी को देख लिया करते थे। एक मानसिक मूवी उसने तैयार कर लिया था। तो महज कल्पना करके देखना और कोई वर्क नहीं करेंगे तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें, विश्वास करें और उस ब्लूप्रिंट को मुक्त कर दें, जिससे अंतरिक्ष में मुक्त होगा। जब आपका योजना मुक्त होगा, जब आपकी ख्वाहिशें मुक्त होगी, जब आपका कामना मुक्त होगा, तो वो फिर आपके द्वारा देखे गए ड्रीम वो भी मुक्त होते ही साकार हो उठेगा। फिर किसी दिन किसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक गुरु जी को इजाजत। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।